Assalamualaikum, dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad, and today I am here with you with lecture number 8 of Wildlife of Pakistan. In this lecture, we are going to discuss about the wildlife rules and regulations in Pakistan. पाकिस्तान में जितनी भी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान की जितने भी इकोलॉजिकल रीजन्स में, जितने भी प्रोविंसेस में जो भी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए और उसके सस्टेनेबल यूज़ के लिए प्रोविंशियल लेवल पर और कंट्री लेवल पर जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी लेजिस्लेशन की गई है, वो सारी की सारी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान बनने से पहले की काम कर रही हैं, ठीक है जी, जो डिपार्टमेंट्स पहले से ही जो है वो मौजूद थे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो न्यू बनाए गए आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, उन सब के बारे में भी जो है वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या हमारे पास, ठीक है जी। रूल्स क्या हैं और रेगुलेशंस क्या हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो हम वो देखेंगे। किसी भी एरिया में रहते हुए किसी भी तरह से एक्ट करने के लिए क्या किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कंडक्ट कैसा होना चाहिए, हर कोई जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करता है, जो कि उस एरिया की जो रीजनल गवर्नमेंट है या जो भी वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो डिक्लेयर करती हैं वो रूल्स, ठीक है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। वहाँ जो है वो वहाँ रहने वाले सारे के सारे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स जितने भी वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब का बिहेवियर और कंडक्ट उन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, उसे हम कहते हैं जी रूल्स। और अगर वही रूल्स जो है वो किसी डायरेक्टिव अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो डिक्लेयर किए जाएं, तो एज ए लॉ इन्फोर्स किए जाएं, तो उन्हें हम कहेंगे रेगुलेशंस। और जितने भी लॉ जो है वो हमारे किसी भी कंट्री में बनाए जाते हैं या उन्हें इन्फोर्स किया जाता है, उस सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं जी लेजिस्लेशन, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे कंट्री में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जितनी भी जो है वो लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब किसी भी कंट्री में बनाए जाते हैं तो उसमें जो है वो सारे के सारे सेक्शंस ऐड किए जाते हैं कि हर चीज़ से रिलेटेड कि किस तरह जो है वो हर डिपार्टमेंट को लेके चलना है या किस तरह जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ को डील करना है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने एक्ट्स हैं, ठीक है जी, जितनी उनके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के जो है वो सेपरेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जितने भी जो है वो लॉज जो है वो बनाए हैं और इन्फोर्स किए हैं, और फेडरल गवर्नमेंट ने या नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए जितने भी जो है वो वाइल्ड लाइफ नॉर्दर्न एरियाज़ की वाइल्ड लाइफ के लिए भी जो लॉज एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब भी जो है वो किसी जगह पे कोई एक्ट या कोई भी रूल रेगुलेशन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या है कि पहली बात तो गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग करती है, ठीक है। गवर्नमेंट, ना सिर्फ गवर्नमेंट, वाइल्ड लाइफ के लिए जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो फंडिंग करती हैं। उसके अलावा फिर उन रूल्स को बुलाने के बाद सेकेंड स्टेप होता है जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी डिक्लेयर किए गए हैं या बनाए गए हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ की पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ की तरफ से, ठीक है। अगर प्रोविंस की बात है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर पूरे कंट्री की बात है तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मुहत्तस किए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन को लाजमी बनाना, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज़ काम करती हैं, डिफरेंट जो है वो महकमे मुल्क के अंदर काम करते हैं उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वाइल्ड लाइफ के लिए भी सेम ही केस होगा। वाइल्ड लाइफ के लिए जितने भी रूल्स एग्जिस्ट करेंगे, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सारे के सारे बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करेंगी, बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे। और फिर अगर उन रूल्स को जो है वो वायलेट करे, कोई वायलेशन ऑफ द रूल्स लीड्स टू पेनल्टी, तो उनके लिए जो है वो क्या है, फिर मुख्तलिफ तरह की जो है वो सज़ाएँ तजवीज़ की जाती हैं, पनिशमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं कि डिफरेंट जो है वो अगर इलीगल हंटिंग के केस में, इलीगल पाउचिंग या बियर बेटिंग, इस तरह के केसेस में जितने इंडिविजुअल्स या जितने लोगों को पकड़ा जाता है, फिर उन्हें जो है वो पर्टिकुलर पनिशमेंट्स अलॉट की जाती हैं, ठीक है जी। तो वायलेशन ऑफ रूल्स लीड्स टूवर्ड्स द पनिशमेंट। तो अगर बात करें कि पाकिस्तान में जो है ये सब कुछ ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कब से स्टार्ट हुए, तो पाकिस्तान बनने से पहले जो पाकिस्तान का अब का पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जी, पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट,
पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट जो अब मौजूद है मौजूदा पाकिस्तान पंजाब में, उसके 3 जो है वो डिपार्टमेंट्स अटैच डिपार्टमेंट्स हैं जी। फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज डिपार्टमेंट अटैच्ड हैं और वो कंप्लीट जो है हमारे पास एक पूरा पंजाब फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1912 में। पाकिस्तान बनने से बहुत ज़्यादा पहले की बात है कि 1912 में जो है हमारे पास पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। और पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट जो था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फोकस था उस वक्त वो था जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। जितने भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के, जितने भी एक्वेटिक रिसोर्सेज थे, उनकी कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता था। ठीक है जी। तो अब जो है ये डिपार्टमेंट अभी भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके 3 सेपरेट जो है विंग्स हैं, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज। और ये जी दिस डिपार्टमेंट इज़ नाउ गवर्न्ड बाय द ऑर्डिनेंस 1961, पंजाब फिशरीज ऑर्डिनेंस 1961। और वाइल्ड लाइफ की जो इसका विंग है वो इस्टेब्लिश हुआ था जी हमारे पास 1934 में। वो भी पाकिस्तान से पहले का जी प्रेजेंट है पंजाब वाइल्ड लाइफ और पार्क्स डिपार्टमेंट। और वो जो है अब गवर्न किया जाता है पंजाब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1974 से। ठीक है। ये जो पंजाब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसे जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो 1974 में बना था। नेक्स्ट है जी वंस अगेन बिफोर 1947 के 1947 से पहले पहले जो काम हुए जो कि इम्पॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनकी वजह से जो है वो आज हमारे पास बहुत सारी सोसाइटीज़ और डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए। तो उसमें हमारे पास थी जी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल रिजर्व्स। ठीक है। तो ये जो है वन ऑफ द पायनियर सोसाइटीज़, जितने भी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट मूवमेंट आज दुनिया में काम कर रही है उसकी बेसिस के बिल्कुल स्टार्टिंग में 1912 की बात है, मई 16 में ये इस्टेब्लिश हुई थी ये सोसाइटी। and the person who established the society was N. Charles Rothschild. Okay, he was the first to recognize the lost and wild species due to land use changes. ठीक है। तो land use changes की वजह से कि जो land हम जिस land पे जो है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स सर्वाइव करते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर चेंजेस की वजह से, पर्टिकुलर चेंजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी ही तरह के हो सकते हैं। वो डिफॉरेस्टेशन हो सकती है, डिजर्टिफिकेशन हो सकती है, वो क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर हैबिटेट फॉर बिल्डिंग यूज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, एनिमल्स का हैबिटाट डिस्ट्रॉय करके तो लैंड के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के चेंजेस किए जाते हैं, या ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है वो हमारे पास लैंड्स बैरन हो जाती हैं। ठीक है। तो बहुत सारी लैंड यूज चेंजेस की वजह से जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को इफेक्ट आ रहा था उसने सबसे पहले नोटिस किया और उसके काम के लिए उसने एक सोसाइटी स्टार्ट की उसकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए, प्रमोशन ऑफ नेचुरल रिजर्व्स। ठीक है जी। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स इस सोसाइटी के जो थे कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते थे कि जो भी हमारे पास उनके पास जो भी उस वक्त रिच वाइल्ड लाइफ लोकेशंस थी, ठीक है, जहाँ पे जो है वो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती थी। ठीक है जी। सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी, उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता था। उसके बाद जी उस लोकेशंस पे जितनी भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है उसकी एक्सेसिव हंटिंग को जो है वो प्रिवेंट किया जाता था। ठीक है। कि वहाँ पर जो है इलीगल हंटिंग को, एक्सेसिव हंटिंग को, ताकि जो है वो वाइल्ड लाइफ का नंबर मेंटेन किया जा सके और उसे जो है वो एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है जी। और उनका थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी एक तो सिर्फ हंटिंग से बचाना था और दूसरा ये था कि जितनी भी उनको जिस तरह के भी थ्रेट्स जो है वो उस एरिया में फेस करने पड़े हैं तो उनकी कंजर्वेशन के लिए एक तो कोशिशें भी करनी और दूसरी बात कि उनकी मैनेजमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के उनसे जो है वो बेनिफिट लेना है, वाइल्ड लाइफ से जो है वो बेनिफिट ज़रूर लेना है ह्यूमंस ने। ठीक है। लेकिन एक लिमिट में रहते हुए कि उनका नेचुरल बैलेंस डिस्ट्रॉय नहीं करना। ठीक है जी। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो हम बनाई गई कि वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने के लिए। ठीक है। और ये सोसाइटी आज भी जो है एग्जिस्ट करती है विद द नेम इज चेंज्ड, द रॉयल सोसाइटी ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन। ठीक है जी। तो अभी भी जो है ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है और अभी भी ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग आफ्टर 1947। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो दोनों एक ही कंट्री थे। ठीक है जी। पाकिस्तान की जो अब हमारे पास पाकिस्तान है उसे हम ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश वर टुगेदर, वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन स्टार्टेड।
तो कंबाइंड लेजिस्लेशन जो थी सबसे पहले हमारे पास उसमें था जी वेस्ट पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1959। वेस्ट पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो था उसमें मेजर पोर्शन जो था वो हमारे पास जी वेस्ट पाकिस्तान फिशरीज प्रोटेक्शन था। ठीक है जी, फिशरीज के डिपार्टमेंट के जो है वो सबसे ज़्यादा रूल्स जो थे वो फिशरीज प्रोटेक्शन के थे 1959 में जो ऑर्डिनेंस आया। उसके अंदर सारे के सारे जो जितनी भी पब्लिक वाटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी कि जितनी भी नेचुरल वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं इन स्पाइट ऑफ द प्राइवेट वाटर बॉडीज, ठीक है जी, जो प्राइवेटली ओन की जाती हैं, उनके अलावा जितनी भी नेचुरल वाटर बॉडीज अराउंड द कंट्री प्रेजेंट हैं, जितने भी रिवर्स, उनके ट्रिब्यूटरीज, जितनी कनाल्स, जितने भी जो है वो सारे के सारे वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं, उन सब की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, वहाँ पे जितनी भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है जी, फिशेज और जितने भी वहाँ पे और भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज प्रेजेंट है, उन सब की प्रोटेक्शन। जो फिशेज प्रेजेंट हैं उनकी फिशिंग, जो पर्टिकुलर फिशिंग जो जितनी अलो की जाती है लिमिट्स में, ठीक है, तो कितनी फिशिंग अलो की जाती है हर रीजन में, डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज जो है उसकी सारी की सारी लेजिस्लेशन अवेलेबल थी कि कहाँ पर जो है वो कितनी फिशिंग की जा सकती है, कौन से फिशिंग गियर्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है जी, कितनी जो है वो किस एरिया में जो है वो लाइसेंस कितनी देर के लिए किसी इंडिविजुअल को इशू किया जाएगा, ठीक है, उस लाइसेंस की फ़ी कितनी होगी, और वो कितनी जो है वो फिशिंग, कितनी अमाउंट में जो है वो फिशेज जो है वो हार्वेस्ट कर सकता है वहाँ से, ठीक है, किस तरह के फिशिंग गियर्स यूज़ करेगा, ये सब जो है वो वेस्ट पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के फिशरीज रूल्स में गिवन थे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 1968 में। वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बनने वाली सबसे पहली वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी थी 1968 में जो बनी, और उसके सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट जो उसका एम था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ अराउंड द कंट्री। ठीक है, पूरे कंट्री में जितनी भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है उसकी प्रोटेक्शन। उसके अलावा उसने बहुत सारी लेजिस्लेशन की, बहुत सारे प्रोविंशियल एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस थे जो उसी वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी ने फर्दर आगे जाके जो है वो दिए, और उन पे जो है वो अमल दरामद कराया गया, उन पे जो है वो उनकी इन्फोर्समेंट कराई गई। और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी जो थी हमारे पास, VEC जो है वो हम इसे कहते हैं, उसने जो है वो हमारे पास फर्दर NCCW नेशनल काउंसिल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो भी जो है वो इसी वाइल्ड लाइफ कमेटी ने बनाई। और उस नेशनल काउंसिल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का काम क्या था कि प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे जितना भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट पे जितना भी काम हो रहा है, उस सारे काम को जो है वो चेक एंड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो पाकिस्तान की बहुत सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का कंसर्न, सारा का सारा वाइल्ड लाइफ कंसर्न जो है उसे नेशनल लेवल पे नेशनल पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट कराना भी वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी और NCCW यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के इम्पॉर्टेंट कामों में से एक है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो कि अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाकिस्तान में कब आया और उसने अपना मिशन जो है वो पाकिस्तान में कब स्टार्ट किया? तो 1970 में हमारे पास जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था वो पाकिस्तान में स्टार्ट किया गया एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, स्टार्ट किया गया, और पाकिस्तान में जो है उसकी पाकिस्तान में उसकी सबसे जो स्टार्टिंग वाली एफर्ट्स थी WWF की, पाकिस्तान में जब स्टार्ट हुआ तो उसकी स्टार्टिंग एफर्ट्स में हमारे पास आता है जी हिजरगंजी चिल्तन नेशनल पार्क। बलूचिस्तान में जो हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क प्रेजेंट है, हिजरगंजी चिल्तन नेशनल पार्क, वो उसकी जो है वो इनिशिएटिव्स में से एक था, उसके स्टार्टिंग एफर्ट्स में से एक था। ठीक है जी, तो अब पाकिस्तान में जो WWF है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट NGOs में जो है वो इंक्लूड होती है, और पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा काम जो है वो WWF ने किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंध और पंजाब में जो लेजिस्लेशन की गई वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। सबसे पहले सिंध में सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972। तो 1972 में जो सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया, उसकी जो है उसके अंदर फर्दर जो है बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई 1990 में, 1993, 1998, 2001, 2009 में। ठीक है, फर्दर अमेंडमेंट्स जो की गई उसके जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्डिनेंस है उसके अंदर लिटिल चेंजेस विद टाइम, जहाँ जहाँ जो है वो किसी भी तरह की अल्टरेशन या चेंज रिक्वायर्ड होता है, फर्दर कोई जो है वो ऐड करना हो रूल और रेगुलेशन, ठीक है जी, या किसी ऑलरेडी प्रेजेंट रूल में जो है वो अमेंडमेंट करनी हो तो वो की जाती है। ठीक है, तो यूजुअली जो है वो हमारे पास जो 1972 का ऑर्डिनेंस था उसमें जो है
सिंध प्रोविंस की जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, ठीक है जी। इन सारे टर्म्स से जो है वो आप लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि कंजर्वेशन क्या है, किसी भी तरह से जो है वो उन्हें वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को जो है वो प्रिजर्व करना उनके नेचुरल इन्वायरमेंट्स में, या फिर जो है उन्हें लैब इन्वायरमेंट्स में यानी कि कैप्टिव इन्वायरमेंट्स में जो है वो उन्हें कंजर्व करना, उनकी स्पीशी का नंबर मेंटेन रखना, किसी भी किस्म का जो है वो थ्रेट से उन्हें बचाना और मैनेज करना, उन्हें जो है वो सस्टेनेबली मैनेज करना कि उनसे जो है वो हर तरह का जो है वो हर तरह से जो है वो उन्हें यूज़ करते हुए भी उनका नंबर जो है वो मेनटेन रखना, ठीक है जी। जो भी सारी की सारी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं सिंध वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस ऑर्डिनेंस में प्रेजेंट थी, ठीक है जी। उसके अलावा इन्फोर्स्ड एंटी पाउचिंग मेजर्स कि पाउचिंग जो है वो हम कहते हैं इलीगल हंटिंग को, ठीक है जी। स्पेसिफिकली मीट पर्पसेस के लिए जो है वो फूड पर्पसेस के लिए पाउचिंग की जाती है, इलीगल हंटिंग की जाती है एनिमल्स की, ठीक है। तो उसे प्रिवेंट करना, एनफोर्स्ड प्रिवेंशन ऑफ पाउचिंग, ठीक है जी। सारी के सारी लॉज इम्प्लीमेंटेशन करवाना उन लॉज की जो एंटी पाउचिंग लॉज जितने भी जो है वो इस ऑर्डिनेंस में अवेलेबल हैं, और उसके अलावा पेनल्टी जो है वो प्रेजेंट थी इस ऑर्डिनेंस में कि किसी भी तरह कि जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नहीं की जाती तो पनिशमेंट्स वर देयर कि पनिशमेंट्स जो है वो अलॉट की जाएंगी, और हर तरह से जो है वो एनिमल्स को कंजर्व और मैनेज करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ द राइट कि वो किसी भी वक्त जो है वो किसी भी एरिया में हंटिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी भी तरह की, ठीक है। और लाइसेंस इशू किए जाते हैं प्रॉपर हंटिंग के लिए, जहाँ पे जो है वो एनिमल्स आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, जैसे लीस्ट कंसर्न्ड एनिमल्स होते हैं या ऐसे एनिमल्स जिनका नेचुरल स्टॉक जो है वो विद टाइम रिप्लेनिश होता रहता है, उनकी जो है वो हंटिंग अलो की जाती है अलाउड लिमिट्स के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी वक्त किसी का भी जो है वो लाइसेंस रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, किसी भी जगह पे हंटिंग जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है जी। उसके अलावा किसी भी जो है वो एरिया को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गेम रिजर्व बनाया जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी एरिया को डिक्लेयर किया जा सकता है एज वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, सेंचुरी और गेम रिजर्व, ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए। नेचुरल एरियाज में जो कंजर्वेशन की जाती है उसे हम इन सीटो कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है जी, ऑन साइट कंजर्वेशन। तो ऑन साइट कंजर्वेशन के लिए किसी भी वक्त गवर्नमेंट जो है वो कोई भी एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट पंजाब में जो है वो पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 1974, जिसमें बाद में फर्दर अमेंडमेंट्स भी की गई, ठीक है जी। 2007 जो अमेंडमेंट है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन मैनेजमेंट एक्ट में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी की सारी मेजर्स दी गई जैसे सिंध गवर्नमेंट ने 1972 में ली थी, ठीक है जी। कि जितने भी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोविंस में प्रेजेंट है उसकी हंटिंग को प्रिवेंट किया गया, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन से बचाया गया, हर तरह की ऐसी कोशिशें की गई कि किसी भी तरह से जो है वो वाइल्ड लाइफ को डैमेज जो है वो रिड्यूस किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। और किसी भी एरिया को जो है वो नेशनल पार्क, किसी भी एरिया को जो है प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने का राइट गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट था, ठीक है जी। उसे वो नेशनल पार्क डिक्लेयर करे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गेम रिजर्व, डिफरेंट ब्रीडिंग सेंटर्स, ठीक है जी। उसके अलावा कैप्टिव ब्रीडिंग जो है एनिमल्स की, जैसे जोलॉजिकल पार्क्स और बोटानिकल गार्डन्स और सफारी पार्क्स वगैरह, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जी एक्स सीटो कंजर्वेशन, यानी कि ऑन साइट नहीं होती वो नेचुरल इन्वायरमेंट्स में प्रोटेक्ट नहीं किया जाता और एनिमल्स को स्पेसिफिक सेंटर्स में जो है वो ले जाया जाता है, जैसे जूज में रखा जाता है और वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जो है वो की जाती है, ठीक है। तो एक्स सीटो या इन सीटो कंजर्वेशन है, दोनों ही जो है वो गवर्नमेंट किसी भी एरिया में जो है वो एनी टाइम किसी भी एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर सकती है एज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर इन सीटो और एक्स सीटो कंजर्वेशन, ठीक है जी। और उसके अलावा जितनी भी जो है वो हॉक्स और डॉग्स वगैरह अवेलेबल हैं उनकी हंटिंग पे, उनकी जो इलीगल हंटिंग के ऊपर जो है वो बैन, और उसके अलावा पनिशमेंट्स बट देयर इन दिस एक्ट आल्सो। ये जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन जिस एरिया में नहीं हो रही वहाँ पर जो है वो पनिशमेंट्स जो है वो दी जाती हैं वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए। Next was KPK Wildlife Protection, Preservation, Conservation and Management Act, which was formed in 1975 in Khyber Pakhtunkhwa, पाकिस्तान। और इस एक्ट में भी जो है यही था कि सबसे पहले तो किसी भी तरह की जो है वो हंटिंग
अवॉइड की जाए, बिल्कुल भी जो है वो हंटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। किसी भी किस्म का जो है वो किसी भी किस्म की गन्स या ट्रैप्स या किसी भी किस्म का एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल जो है मटेरियल बॉम्ब्स वगैरह यूज़ करके किसी भी तरह का जो है वो किसी भी तरह से जो है किसी एनिमल को हंट नहीं किया जा सकता। मीट के लिए, ट्रॉफिस के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इलीगल जो है वो ट्रेडिंग के लिए, पाउचिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस ऑन हंटिंग, उसके अलावा जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड द टेरिटरीज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा कि केपीके में भी जितने जो है वो फॉर एग्जांपल चित्राल में चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क या इस तरह की और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि केपीके प्रोविंस में जो है वो डिक्लेयर की गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी और वो किसी भी एरिया में जो है वो डिक्लेयर की जा सकती हैं जो भी वाइल्ड लाइफ का सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी वाला एरिया होगा। नेक्स्ट वाज आज़ाद कश्मीर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1975 के आज़ाद कश्मीर की जो टेरिटरीज हैं वहाँ पे जो है जितनी भी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है उसकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन और उसकी मैनेजमेंट, ठीक है जी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट और वहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस एंड बैन्स ऑन हंटिंग, उसके अलावा जी रिस्ट्रिक्शंस एंड बैन्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रेड एंड ट्रॉफीज एंड मीट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। हर तरह की जो है वो ट्रॉफीज और मीट वगैरह भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे जो है वो बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस। और नेक्स्ट था जी नॉर्दर्न एरियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जितने भी नॉर्दर्न एरियाज थे हैं पाकिस्तान के, वो सारे के सारे इस एक्ट के जो है वो अंडर आते हैं और उनसे जितनी भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ प्रेजेंट है हमारे पास। मोस्टली जी उसमें हमारे पास सेंट्रल कराकोरम और हंजराब नेशनल पार्क आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो है वो उन एरियाज़ की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है जी, प्रोटेक्टेड एरियाज़ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे डिफरेंट नेशनल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, गेम रिजर्व्स की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ पे जो है वो एनिमल्स की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जितना भी काम हो रहा है वो सब कुछ जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। और जितनी भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए वो सब, और डिफरेंट पेनल्टीज़ जितनी भी जो है वो इस एक्ट में अवेलेबल हैं इलीगल हंटिंग पे, ठीक है जी, इलीगल पाउचिंग पे और प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो है वो रूल्स की वायलेशन पे, ठीक है जी। नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज़ हैं तो गेम रिजर्व्स हैं तो वहाँ पे किस लेवल तक की हंटिंग अलाउड है और कहाँ पे हंटिंग अलाउड है और कहाँ पे बिल्कुल बैन है, ठीक है जी। तो उन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस में से अगर किसी भी तरह की किसी भी किस्म की कोई वायलेशन की जाती है तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 1979, ठीक है जी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस जो था उसमें सबसे पहले जो है वो फेडरल, चूँकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है पाकिस्तान की तो वहाँ पे सबसे पहले फेडरल जो है वो बोर्ड बनाया गया वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जिससे जो है वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया गया जो कि फर्दर काम करता था कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी स्पीशीज़ यहाँ प्रेजेंट थी। दूसरी बात कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में फॉर एग्जांपल मार्गला हिल्स नेशनल पार्क हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो उसकी जो है वो सारी की सारी मैनेजमेंट वो सब जो है हमारे पास इस वाइल्ड लाइफ फेडरल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अंडर आती है। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 PAPA पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें हमारे पास जितनी भी जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हर तरह की जो है वो एफर्ट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंट में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है जी, जितने नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनकी हर तरह से जो है वो प्रोटेक्शन, जिस तरह की भी पोल्यूशन या जिस तरह के भी जो है वो सारे के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन्वायरमेंट को फेस करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, उन सब के जो है वो इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं उन्हें रिड्यूस करके मिनिमाइज़ करके उनका एनवायरनमेंट पे जो है वो इम्प्रेशन हर तरह से जो है नेगेटिव इम्प्रेशन उसे रिड्यूस करना। PAPA जो है वो इस एक्ट के अंदर उसके सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल थे कि किस तरह जो है वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास सारी की सारी टेरेस्ट्रियल और वाटर बॉडीज सब इंक्लूड होती हैं, ठीक है जी। तो उन्हें किस तरह जो है वो कंजर्व और प्रिजर्व किया जाए और उसकी मैनेजमेंट के लिए जो से भी एफर्ट्स की जाएंगी वो सारी की सारी इस एक्ट में मेंशन थी, PAPA 1997। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंध वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज एक्ट। सिंध की वाइल्ड लाइफ और सिंध में जो हमारे पास जितना भी जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज अवेलेबल हैं सिंध में, फॉर एग्जांपल कीथन नेशनल पार्क और बहुत
सारी हमारे पास जो है वो चश्मा एंड तूनसा बराज और उसके अलावा गुद्दू सखर बराज की सेंचुरीज जो अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडस डॉल्फिन के लिए जो गेम रिजर्व्स बनाए गए हैं इन्हीं गुद्दू और सखर बराजिस पे, ठीक है, वो सब, और उसके अलावा जितने भी गेम रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अवेलेबल हैं उन सब की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व की जा रही है उसकी फर्दर मैनेजमेंट के लिए उनके सेंसस जो है वो टाइम टू टाइम किए जाते हैं कि वहाँ पे कितने जो है वो नंबर्स अब अवेलेबल हैं, और उनकी जो है वो उनके थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए जो वहाँ फेस करते हैं उनके थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए और उनके नंबर को जो है वंस अगेन रीस्टोर करने के लिए जितनी भी एफर्ट्स की जाएंगी वो सब के सब जो है वो इस एक्ट में मेंशन थी, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रोल एक्ट ऑफ फौना एंड फ्लोरा 2012 की जितनी भी जो है वो ट्रेड प्लांट्स और एनिमल्स की जाती है, ठीक है जी, उस ट्रेड की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किस तरह जो है वो कितने एनिमल्स को की ट्रेड जो है वो अलाउ की जाएगी और कहाँ पे किस रीजन में जो है वो अलाउड है, किस स्पीशी की ट्रेड अलाउ की जाएगी किसकी नहीं, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है स्पीशी टू स्पीशी के कितनी पॉपुलेशन जो है वो अवेलेबल है उस स्पीशी की उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है जी। तो वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि देखे जाएंगे सबसे पहले और फिर जो है वो स्पीशी की ट्रेड को ट्रेड जो है वो अलाउ की जाएगी या नहीं, वो सब जो है वो प्लांट्स वो स्पीशी प्लांट की है या एनिमल्स की है, ठीक है। और किस तरह जो है वो फॉरेन स्पीशीज जो इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, फॉर एग्जांपल हम उन्हें एलियन या एग्जॉटिक या इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी स्पीशीज किस एरिया में इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी, ठीक है। जो बाहर से स्पीशीज इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं उनका जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो उनका कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज का फूड और हैबिटाट अवेलेबिलिटी का जो है वो कॉम्पिटिशन, रिसोर्स कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो है वो और तरह से कम्पीट करती हैं, यूजुअली जो है वो नेटिव स्पीशीज़ जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, मोर नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड लेस पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है, ना सिर्फ नेटिव स्पीशीज़ पे बल्कि इन्वायरमेंट पे भी, ठीक है। तो उन सब का ट्रेड जो है वो कैसे कंट्रोल की जाएगी, कौन सी स्पीशीज़ लाई जा सकती हैं, इंपोर्ट की जा सकती हैं, कौन सी एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, वो सब की सब इंफॉर्मेशन और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन सब चीज़ों को गवर्न करेंगे वो इस एक्ट में अवेलेबल थे। बलोचिस्तान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है जी। तो बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में 2014 में जो है वो लेजिस्लेशन की गई कि किस तरह जो है वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ जो प्रेजेंट है, बहुत सारी वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ बलूचिस्तान में प्रेजेंट है, बलूचिस्तान के हिली एरियाज़ में भी, ठीक है, वेस्टर्न रॉकी माउंटेन्स में और बलूचिस्तान के बाकी के सारे एरियाज़ में जितनी भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है उस सब को जो है वेराइटी ऑफ वाइल्ड कैट्स यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो उन सबको कैसे कंट्रोल किया, कैसे कंजर्व किया जाए, मैनेज किया जाए, उनकी पॉपुलेशन को सारे के सारे जो है इन्वायरमेंटल थ्रेट्स उनसे किस तरह जो है वो कंजर्व किया जाए, तो वो सारे प्रोटेक्ट किया जाए, वो सब के सब जो है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन सब को गवर्न करते हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एक्ट बलूचिस्तान 2014 में इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट है जी हैबर पख्तूनख्वा वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन मैनेजमेंट एक्ट, जो है हैबर पख्तूनख्वा का ऑलरेडी हमने 1975 एक्ट पढ़ा था, उसके डिफरेंट अमेंडमेंट, ठीक है जी। उसके अंदर डिफरेंट जो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं फर्दर वो जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर फ़िश एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, ऑलरेडी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का हमने 1975 एक्ट देखा, तो उसके अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स और उसके अलावा फिशरीज़ डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे जितनी वाटर बॉडीज़ अवेलेबल हैं, एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ जहाँ पे जो है वो फ़िश स्टॉक हमारा अवेलेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के कितनी फ़िशिंग जो है वो किस एरिया में की जा सकती है, अलो की जा सकती है, ठीक है, फ़िशिंग लिमिट्स ऑफ दैट एरिया, और लाइसेंस कैसे इशू किया जाएगा, व्हाट विल बी द फ़ी ऑफ लाइसेंस, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस, वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट इज़ पंजाब ज़ू पार्क्स एंड सफारी पार्क्स रूल, ठीक है जी। तो ज़ू और सफारी पार्क्स जो हैं वो तो हमारे पास आते हैं जी एक्स सीटो कंजर्वेशन में, ठीक है। एक्स सीटो कंजर्वेशन होती है जी जो नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं की जाती, कैप्टिव इन्वायरमेंट्स में की जाती है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को खुद से ले जाकर जो है वो रखा जाता है और उनकी जो है वो डिफरेंट नीड्स को पूरा किया जाता है। जैसे ज़ू में हमारे पास जो है जोलॉजिकल जो पार्क्स हैं वहाँ पर, और सफारी पार्क्स में जो है वो एनिमल्स को खुद से ह्यूमन जो है वो असिस्टेंस से रखा जाता है। जबकि हमारे पास जो एक सीटो कंजर्वेशन हैं जिसमें खुद से जो है वो मेंटेन किया जाता है उनका इन्वायरमेंट, तो वहाँ पर जो है ऐसी जो एरियाज़ हैं यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट ये स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो अलाउड होते हैं, ठीक है, लोकल टूरिस्ट भी और फॉरेन भी। तो वहाँ पे जो है वो वहाँ का इन्वायरमेंट क्लीन और मेंटेन रखने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कितने जो है वो
टाइम के लिए उस एरिया को ओपन किया जाएगा टूरिस्ट्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है पोल्यूशन, जितनी भी ह्यूमन इंटरवेंशन, लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो जितनी भी पोल्यूशन कॉज करेंगे, वाटर पोल्यूशन, जितनी भी वहाँ के वाटर्स को जो है वो पोल्यूट होंगे, वहाँ के जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे फिशेज़ और हमारे पास जो है वो जितनी एक्वाटिक लाइफ अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा जो है वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होगा, ठीक है। एयर और नॉइज़ पोल्यूशन होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं पंजाब में, और इसी तरह जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो है एक्स-सिटू कंजर्वेशन स्पॉट्स हैं उनकी जो है वो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो इन सीटो कंजर्वेशन होती है जिसमें हमारे पास आते हैं नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और गेम रिजर्व्स, ठीक है। तो उनकी भी जो है वो वहाँ पे भी जो है वो कंट्रोल्ड अमाउंट में जो है वो कंट्रोल्ड टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पे कुछ लोग जा सकते हैं, टाइमिंग्स हैं, कुछ टाइमिंग्स पे जो है उन्हें विजिट किया जा सकता है, क्योंकि वो नेचुरल स्पॉट्स हैं, नेचुरल एरियाज़ में जहाँ पे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं उसी एरियाज़ को जो है वो बाउंड करके बाउंड्रीज के साथ उसे स्पेसिफिक लोकेशंस और नेम से अलॉट कर दिए गए हैं, और वहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक एफर्ट्स की जा रही हैं उनकी जो है वो स्पीशी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स जो है वो वहाँ पे जो है वो फॉलो किए जाते हैं, और वहाँ पे भी जो है वो अलो तो किया जाता है टूरिस्ट को, ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में। और उसके अलावा जो है वो हर तरह से जो है वो केयर की जाती है कि एनिमल्स को जो है वो किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट एनिमल्स पे ना। प्राइवेट गेम रिजर्व रूल्स के यूजुअली जो है वो पब्लिक गवर्नमेंट के गेम रिजर्व होते हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो गेम रिजर्व यूजुअली जो है वो ब्रीडिंग के लिए बनाए जाते हैं एनिमल्स के, ठीक है। तो जो बिल्कुल ही जिन स्पीशीज़ का नंबर कम रह जाता है उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए बनाए जाते हैं गेम रिजर्व्स। तो गेम रिजर्व जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में भी बनाए जाते हैं और कुछ कैप्टिव भी बनाए जाते हैं, ठीक है। कैप्टिव में जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है कि ह्यूमंस की असिस्टेंस से जो है वो एनिमल्स ब्रीड करेंगे, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है वो ह्यूमन असिस्टेंस इंक्लूड नहीं होती। तो प्राइवेट गेम रिजर्व्स यानी कि जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, जैसे हमने जो है वो जब पढ़ा था बलूचिस्तान और सिंध में बहुत सारे हमने प्राइवेट गेम रिजर्व्स की बात की थी कि प्राइवेट लोग जो है उन्हें ओन करते हैं, रॉयल फैमिलीज, ठीक है। तो उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वहाँ पे भी जो है वो किस तरह जो है वो लेके चलेंगे, उनका सारा का सारा प्रोसीजर कैसा होगा, कितने लोग वहाँ विजिट कर सकेंगे, कितने एनिमल्स वो वहाँ रख सकते हैं, किस तरह जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है वो प्राइवेट गेम रिजर्व रूल्स में आते हैं। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फॉर्म, तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि ब्रीडिंग गेम रिजर्व जो हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और नेचुरल भी। तो जो ह्यूमन असिस्टेंस जहाँ पे इंक्लूड होती है कैप्टिव ब्रीडिंग फॉर्म्स, तो वहाँ के भी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। वेटलैंड्स, जितनी भी वेटलैंड्स अराउंड द कंट्री अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है स्पेसिफिक पॉलिसी रमसार कन्वेंशन साइट्स हम इन्हें कहते हैं, और वेटलैंड्स पे जो है वो हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो लेंगे इंशाल्लाह। डक शूटिंग और पैट्रिज शूटिंग, ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ तहसील्स, किस जो है वो एरिया में कितनी देर के लिए शूटिंग हंटिंग जो है वो अलो की जाएगी, और उसके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कहाँ पे जो आप हंट कर सकते हैं, किस तरह के बर्ड्स और किस तरह के डक्स पैट्रिजेस को जो है वो आप हंट कर सकते हैं, किन्हें हंट नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेसिफिक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कितने लोग जो है वो एक टाइम पे हंटिंग के लिए जा सकते हैं, उनके स्पेसिफिक लाइसेंस इशू होते हैं, सिर्फ डक्स और पैट्रिजेस के लिए ही नहीं, और भी जितने एनिमल्स जिनका शिकार किया जाता है उनके लिए इसी तरह जो है वो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अवेलेबल हैं हर किसी एनिमल के लिए, और हर जगह के लिए जो है वो स्पेसिफिक हैं कि वहाँ पे जितना भी उस एनिमल का जो है वो नंबर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ लॉ। यूजुअली जो है वाइल्ड लाइफ लॉ में हम बात करते हैं, हमने अभी जितने भी लॉज डिस्कस किए, चाहे वो पंजाब में थे, चाहे सिंध में थे, चाहे गिलगित बल्तिस्तान यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में थे, चाहे बलूचिस्तान में थे या चाहे सिंध में थे, ठीक है, या KPK में थे, कश्मीर आज़ाद कश्मीर के भी हमने कुछ एक्ट्स को डिस्कस किया। सब में ही जो है वो मेजर डिस्कशन जो है वो क्या है कि रेगुलेशन ऑफ हंटिंग, कि हंटिंग जो है वो किस तरह हंटिंग को रेगुलेट किया जाए। अलोड हंटिंग भी अगर किसी जगह पे अलो भी की जाती है लिमिट्स में, तो वो भी अकॉर्डिंगली वेरी करती है हंटिंग सीजन से, हंटिंग एरिया से, हंटिंग डेज से, बैग लिमिट से। हंटिंग सीजन कैसे कि किसी भी एनिमल का कौन सा पर्टिकुलर सीजन है जब आप उसको हंट कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी भी एनिमल का ब्रीडिंग सीजन होता है
तो उस हंटिंग को स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो फर्दर एनिमल्स ब्रीड करें और अपना पॉपुलेशन नंबर रिस्टोर करें, ठीक है। तो हंटिंग सीजन जो है वो वेरी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, उनके जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि कब वो कितने टाइम में जो है वो ग्रो करके एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। हंटिंग एरिया मैटर करता है कि कौन सा एरिया में वो स्पीशी कितने जो है वो नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है, क्वांटिटी क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, कितने जो है वो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, वो सारा का सारा जो है वो डिटरमिन करता है कि किस एरिया में हंटिंग अलो की जा सकती है और किस लेवल पे और किस एरिया में नहीं। हंटिंग डेज, ठीक है, तो स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक डेज अलॉट किए जाते हैं कि सैटरडे संडे को जो है वो उनकी हंटिंग की जा सकती है, और वो भी जो है वो उस पर्टिकुलर स्पीशी और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। राउंड द वीक जो है वो हंटिंग अलो नहीं की जाती, पर्टिकुलर डेज पे स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को जो है वो पर्टिकुलर डेज के लाइसेंस इशू किए जाते हैं कि वो उन पर्टिकुलर डेज पे जाके वो इतने जो है वो कंट्रोल्ड मेंबर्स की हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर लाइसेंस जो इशू किए जाते हैं वो पेड होते हैं, पेड लाइसेंसेज इशू किए जाते हैं, उनकी ड्यूरेशन भी जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि 1 और 2 डेज या जितनी देर की भी जो है उनकी ड्यूरेशन है। बैक लिमिट के कितनी जो है वो लिमिट में आप हंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रेगुलेशन ऑफ पोजेशन ऑफ लाइसेंसेस के लाइसेंसेस जो है वो उनके पास प्रेजेंट हो जो हंटिंग करना चाहते हैं, और जिस तरह लाइसेंसेस के जो है वो कंप्लीट मैनेजमेंट किस तरह जो है वो अथॉरिटीज़ या डायरेक्टिव जो है वो लाइसेंस इशू करेंगी, कब कब लाइसेंस इशू करेंगी, किस किस एरिया में जो है वो कितने इशू किए जाएंगे, उनकी फ़ी क्या होगी, ठीक है, पर लाइसेंस, ड्यूरेशन क्या होगा। उसके अलावा फिर जो है वो गवर्नमेंट जो है उसके पास राइट है कि वो किसी भी वक्त जो है वो किसी का भी जो है वो लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी के रिस्पांस को। रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट्स, ये रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट्स की जितनी भी जो है वो मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, ठीक है, उन्हें किस तरह रेगुलेट किया जाएगा, उनके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे जाएंगे, ठीक है, किस तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं ट्रेड ऑफ एनिमल्स को, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को अराउंड द कंट्री और इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जितने भी एनिमल्स जो है वो ट्रेड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, या लोकल ट्रेडिंग होती है कि विद इन अ कंट्री जो है वो रीजन टू रीजन या एरिया टू एरिया जो है वो एनिमल्स की ट्रेडिंग की जाती है, और उसके अलावा जो है वो विद इन कंट्रीज़ यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो ट्रेड किया जाता है एनिमल्स को, लाइव और डेड एनिमल्स को, ठीक है। तो वो किस तरह जो है वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो उन्हें गवर्न करते हैं, वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए। बहुत जगह पे हमने डिस्कस किया कि हर एक किसी जो प्रोविंशियल एक्ट हैं या फेडरल एक्ट्स हैं, हर किसी में ही जो है वो इंक्लूडेड है कि एनिमल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड, लोकल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, उसके अलावा जो है ट्रॉफीज और मीट पे जो है वो बैन्स हैं कि हंट नहीं किया जा सकता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती, इलीगल, ठीक है। तो सारी की सारी जो लीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लीगल लोकल और फॉरेन ट्रेड है वो गवर्न करती है जिन रूल्स एंड रेगुलेशन से, वो जो है वो सारे के सारे हमारे वाइल्ड लाइफ लॉज के सेलिएंट फीचर्स में आते हैं। जितने भी एक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं उसके अंदर जो है वो सारे का सारा डिटेल्ड प्रोसीजर अवेलेबल होता है कि किस तरह जो है वो हंटिंग कितनी अमाउंट में अलो की जाएगी और कितने एनिमल्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट करने में अगेन वही इश्यूज एलियन, इन्वेजिव और एक्जॉटिक स्पीशीज़ वाले, ठीक है, उन सबको एड्रेस करने के बाद जो है वो डिसाइड किया जाता है कि फर्दर स्पीशी जो है पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो इज़ इम्पोर्टेबल और नॉट, ठीक है, कि वो हमारे जो है वो नेटिव इन्वायरमेंट के लिए कैसी जो है वो होगी, इंडिजिनस और नेटिव स्पीशीज़ को किस तरह इफेक्ट करेगी। और एक्सपोर्ट जो स्पीशीज़ की जाती हैं उनका भी जो है वो सारा चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया जाता है कि ऑलरेडी उनका नंबर हमारे पास जो है वो मेंटेन्ड है या नहीं, ठीक है जी। उसके अलावा लोकल ट्रेडिंग और फॉरेन ट्रेडिंग। जितने भी जो है वो ऑफेंसिव टास्क हैं जिनकी वजह से जो है वो पेनल्टी इशू की जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल को, उसमें इलीगल हंटिंग इज़ प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन, वन कैन नॉट गिफ्ट एनी प्रोटेक्टेड एनिमल टू एनीवन, ठीक है जी। कोई भी प्रोटेक्टेड एनिमल जो है उसे एज अ ट्रॉफी, ठीक है जी, और एज अ गिफ्ट, एज अ डेकोरेटिव पार्ट, उसका कोई भी पोर्शन जो है वो किसी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन, ठीक है जी। जो भी इस तरह करेगा उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई एक्शन लिया जा सकता है। मीट और ट्रॉफी ऑफ द वाइल्ड एनिमल कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, किसी भी वाइल्ड एनिमल का मीट या ट्रॉफी जो है वो हम उसके हॉर्न्स, उसके स्किन, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कहते हैं, ठीक है, वो कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड विदाउट परमिशन, विदाउट कंप्लीट चेक एंड बैलेंस। गवर्नमेंट कैन अमेंड ऑलरेडी प्रेजेंट लॉज एनी टाइम, गवर्नमेंट जो है वो किसी भी वक्त अपने जो उसने ऑलरेडी लॉज जितने भी लेजिस्लेशन की है उसके अंदर किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सकती है एनी टाइम।
और जो है वो लॉस चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट कैन गिव परमिशन टू यूज़ एनिमल फॉर रिसर्च पर्पजेज़, ठीक है जी, साइंटिफिक पर्पजेज़ के लिए, साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर परमिशन ग्रांट कर सकती है एनिमल्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है जी। वन कैन नॉट यूज़ ऑन इट्स ओन, खुद अपने से जो है वो कोई भी एनिमल को यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट कैन आस्क यू टू शो परमिट इफ़ यू आर हैविंग एनी वाइल्ड एनिमल, और अगर आप किसी भी वाइल्ड एनिमल पे काम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं या ओन कर रहे हैं किसी वाइल्ड एनिमल को, तो आपके पास जो है वो पर्टिकुलर परमिट अवेलेबल होना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है, ठीक है। यू कैन बी आस्क्ड, आपको किसी भी वक्त जो है वो पूछा जा सकता है फॉर दैट परमिट। गवर्नमेंट कैन कैप्चर एनी इलीगल हंटिंग, और अगर किसी भी जगह पे जो है वो इलीगल हंटिंग कर ली गई है तो उसे गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है, पकड़ सकती है, ठीक है जी, और उससे प्रॉपर जो है वो पनिशमेंट भी अलॉट की जा सकती है हंटर को। Defensive. So there are some situations in which you can kill a wildlife animal for your self-defense. For if they are damaging your crops or if they are disturbing your livestock, you can kill them एट द स्पॉट, ओके। तो उसके लिए भी जो है वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है कि किस कंडीशन में जो है वो आप वाइल्ड लाइफ को जो है वो किल कर सकते हैं, आपके पास राइट है, ठीक है जी। सेल्फ डिफेंस में अगर कोई जो है वाइल्ड एनिमल आप पे अटैक कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट अटैक, ठीक है, जब तक आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उनके नेचुरल जो है वो रिसोर्सेज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक वो जो है वो आपको किसी भी किस्म का आप पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल इन चांस किसी भी तरह का जो है वो अटैक वाइल्ड लाइफ एनिमल अगर आप किसी इंडिविजुअल पे कर देता है तो सेल्फ डिफेंस में उसे किल किया जा सकता है। उसके अलावा दो और सिचुएशंस हैं और इनकी भी जो है वो प्रॉपर जो है वो कंप्लीट लेजिस्लेशन अवेलेबल है कि सारी की सारी कंडीशंस कि किस तरह के टर्म्स और कंडीशंस में जो है ये डिफेंसिव सिचुएशंस अलो होंगी। तो डेट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया डिफरेंट वाइल्ड लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान में जितनी भी लेजिस्लेशन की गई है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए प्रोविंशियल लेवल्स पे, ठीक है जी, हर प्रोविंस के जो डिफरेंट एक्ट्स अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट लेजिस्लेशन अवेलेबल है, और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल बोर्ड की तरफ से, फेडरल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तरफ से या प्रोविंशियल बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेजिस्लेशन की गई है सिंस पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, तो वो हमने सारी की सारी आज के लेक्चर में डिस्कस की। सो thank you so much. Inshallah, we'll see you in the next lecture.